गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। पिछली वीडियो में हमने राजनीतिक व्यवस्था के डेविड ईस्टन के द्वारा बताए गए इनपुट आउटपुट मॉडल के बारे में अध्ययन किया था। आज के इस वीडियो में हम राजनीतिक व्यवस्था के दूसरे रूप आमंड एवं पावेल के द्वारा बताए गए संरचनात्मक प्रकारात्मक मॉडल के बारे में चर्चा करेंगे। संरचनात्मक प्रकारात्मक विश्लेषण दो संकल्पनाओं के प्रयोग पर आधारित है। पहली संकल्पना संरचना की है और दूसरी संकल्पना प्रकार्य की है। इस विश्लेषण को समझने के लिए हमें इन दोनों ही संकल्पनाओं का अर्थ पहले स्पष्ट करना पड़ेगा। पहले लेते हैं प्रकार्य का अर्थ। प्रकार्य एक व्यवस्था को बनाए रखने और उसको विकसित करने के लिए किए जाने वाला ऐसा क्रिया प्रतिमान या कार्य है जो नियमित रूप से व्यवस्था में होता रहता है। संरचना का विश्लेषण करते हुए हम कह सकते हैं कि प्रकार्यों के निष्पादन की व्यवस्थाओं को संरचना कहा जाता है। प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था में प्रकार्यों की क्रिया जिस व्यवस्था के द्वारा की जाती है उस व्यवस्थात्मक संगठन को संरचना का नाम दिया जाता है। आमंड एंड पावेल ने अपने इस मॉडल में अंततः तीन बातों पर विशेष जोर दिया है। पहली, किसी व्यवस्था में कौन से आधारभूत प्रकार्य पूरे किए जाते हैं। दूसरे, यह प्रकार्य किन संरचनाओं द्वारा पूरे होते हैं। और तीसरा, यह प्रकार्य किन परिस्थितियों में पूरे किए जाते हैं। आमंड एंड पावेल के इस मॉडल में उन्होंने विश्लेषण करते हुए राजनीतिक व्यवस्था के इस विश्लेषण को, इस रूप को, इस मॉडल को विस्तार से बताया है। वो कहते हैं कि इस मॉडल से संपूर्ण राजनीतिक व्यवस्था का विश्लेषण किया जा सकता है। एक व्यवस्था में कौन से कार्य संपादित किए जाते हैं, वो किन संरचनाओं के द्वारा किए जाते हैं और एक व्यवस्था किस प्रकार से कार्य करती है, इसका विश्लेषण हम इस मॉडल के माध्यम से कर सकते हैं। आमंड एंड पावेल कहते हैं कि प्रत्येक राजनीतिक व्यवस्था आवश्यक रूप से, अनिवार्य रूप से कुछ प्रकारों को संपादित करती है और इन प्रकारों को संपादित करने वाली जो संरचनाएं होती हैं वो आपस में एक दूसरे पर अंतर्निर्भर रह कर के उन कार्यों को संपादित करती हैं। साथ ही जो प्रकार्य संरचनाओं के द्वारा संपादित किए जाते हैं वो हमेशा ही व्यवस्था को विकसित करने वाले, आगे बढ़ाने वाले हों, यह आवश्यक नहीं है, अपितु कई बार व्यवस्था को पीछे धकेलने वाले होते हैं, पीछे ले जाने वाले होते हैं और ये व्यवस्था के टूटने के लिए एक तरह से कार्य करने लग जाते हैं। तो इस प्रकार आमंड एंड पावेल ने राजनीतिक व्यवस्था के बारे में बताया है। आमंड एंड पावेल की राजनीतिक व्यवस्था की इस व्याख्या से तीन बातें स्पष्ट होती हैं। पहली, राजनीतिक व्यवस्था एक स्थूल घटक है जो पर्यावरण को प्रभावित करता है और स्वयं पर्यावरण से प्रभावित होता है और विधि सम्मत बल प्रयोग का प्रावधान उसे बनाए रखने का प्रमुख कारण है। दूसरा, अंतःक्रियाएं व्यक्तियों के बीच नहीं किंतु उनके द्वारा स्वीकृत भूमिकाओं के मध्य होती रहती हैं। और राजनीतिक व्यवस्था एक ऐसी खुली हुई व्यवस्था है जो अपनी सीमाओं से बाहर स्थित घटकों और व्यवस्थाओं के साथ एक अनवरत संचरण संबंध के द्वारा जुड़ी हुई रहती है। राजनीतिक व्यवस्था के घटक डेविड ईस्टन की इनपुट आउटपुट मॉडल की तरह ही आमंड एंड पावेल ने भी अपने इस मॉडल में राजनीतिक व्यवस्था के तीन घटक बताए हैं या तीन संघटक बताए हैं। ये तीनों संगठन इस प्रकार हैं। पहला, राजनीतिक व्यवस्था के निवेश, दूसरा रूपांतरण प्रक्रिया और तीसरा राजनीतिक व्यवस्था के निर्गत। तो सबसे पहले हम लेते हैं राजनीतिक व्यवस्था के निवेश। ईस्टन की भांति ही आमंड भी राजनीतिक व्यवस्था में निवेशों को मांगों और समर्थनों के रूप में स्वीकार करता है। यहाँ पर आमंड एंड पावेल ईस्टन से कहीं अधिक व्यापक अर्थ में मांगों और समर्थनों को बताते हैं। मांगों के रूप में वो चार प्रकार बताते हैं और जिनमें पहली है वस्तुओं और सेवाओं के वितरण या आवंटन संबंधी मांगें। इन मांगों में तनख्वाह बढ़ाने या शिक्षा की व्यवस्था करने जैसी मांगें होती हैं।
दूसरी, व्यवहारों को नियंत्रित करने संबंधी मांगें। इन मांगों में सार्वजनिक व्यवहार को नियंत्रित करने के लिए सुरक्षात्मक व्यवस्थाएं करने से है। तीसरा, राजनीतिक सहभागिता संबंधी मांगें। इनमें मत देने का अधिकार या अन्य प्रकार से निर्णय प्रक्रिया में सम्मिलित होने संबंधी मांगें आती हैं। चौथा, राजनीतिक संचार से संबंधित मांगें। इसमें सूचनाएं और जानकारी प्राप्त करने या सूचनाएं देने संबंधी मांगें आती हैं। इस तरह आमंड मांगों की व्याख्या में ईस्टन से कहीं अधिक विस्तार में गया है। निवेश का दूसरा पार्ट है समर्थन। ईस्टन की भांति ही आमंड ने भी समर्थनों को उसी अर्थ में लिया है, परंतु उसने व्यापक अर्थ में उसकी व्यापक व्याख्या करते हुए इसे भी 4 भागों में विभाजित किया है। पहला है द्रव्यात्मक समर्थन, जिसमें कि कर देना आदि शामिल है। दूसरा, आज्ञाकारिता समर्थन, जिसमें सरकार के कानून के पालन को लिया जा सकता है। तीसरा, सहभागिता समर्थन, जिसमें मत देकर या मत अभिव्यक्त करके सरकार को समर्थन दिया जाता है। चौथा है श्रद्धात्मक समर्थन, जिसमें शासकों का सम्मान करना या राष्ट्र के प्रतीकों जैसे राष्ट्रध्वज, राष्ट्रगान या राष्ट्रपति को सम्मान देना शामिल है। इस प्रकार आमंड एंड पावेल मांगों और समर्थनों के आकार प्रकार के निर्णायक राजनीतिक संस्कृति को मानते हैं। लोगों की अभिवृत्तियों से इसका संबंध होता है। यहाँ आमंड निवेशों की आधारभूमि तैयार करने में राजनीतिक संस्कृति की भूमिका को विशेषकर राजनीतिक समाजीकरण और राजनीतिक भर्ती को महत्वपूर्ण मानता है। उसका मानना है कि मांगें किस प्रकार की होंगी और समर्थनों में जनता की सक्रियता की मात्रा कितनी होगी, इसका नियामक जनता का राजनीतिक समाजीकरण और राजनीतिक भर्ती ही होती है। राजनीतिक व्यवस्था का दूसरा घटक है रूपांतरण प्रक्रिया। रूपांतरण प्रक्रिया ईस्टन की भांति ही आमंड ने भी दूसरा घटक रूपांतरण प्रक्रिया को माना है, परंतु यहाँ आमंड व पावेल अपने विश्लेषण में ईस्टन से कहीं आगे आते हैं और उसकी व्याख्या करते हुए इसके 2 रूपों के बारे में चर्चा करते हैं। पहला रूप है राजनीतिक स्तर पर और दूसरा शासकीय स्तर पर। राजनीतिक स्तर पर वो मानते हैं कि हित अभिव्यक्ति, दूसरा हित समूहीकरण और तीसरा राजनीतिक संचरण, इन तीनों के द्वारा राजनीतिक स्तर पर रूपांतरण प्रक्रिया संपन्न की जाती है। प्रथम में मांगों को संसाधित करके रूपांतरण योग्य बनाया जाता है। इसमें केवल सरकार की संरचनाएं ही सम्मिलित नहीं होती, अपितु राजनीतिक दृष्टि से गैर सरकारी संरचनाएं भी सम्मिलित होती हैं, जैसे दबाव समूह, हित समूह आदि। दूसरे में मांगों को आधिकारिक निर्णयों की स्थिति तक पहुंचाने की औपचारिकताएं सम्मिलित होती हैं। राजनीतिक स्तर पर रूपांतरण प्रक्रिया के 3 चरण हैं: हित अभिव्यक्ति, हित समूहीकरण और राजनीतिक संचरण। हित अभिव्यक्ति वह प्रकार है जिसमें व्यक्ति और समूह अपनी चाहों और मांगों को सरकार या राजनीतिक व्यवस्था को ध्यान योग्य बनाने के लिए प्रारंभिक रूप प्रदान करके सत्ताओं को अपने उद्देश्यों के अनुरूप विधियों से संबोधित करते हैं। यह मांगों के रूपांतरण का प्रथम चरण है। आगे के चरण बहुत कुछ इस पर आश्रित हो जाते हैं। हित समूहीकरण को आमंड विकल्पों के रूप में मांगों का संयुक्तिकरण कहता है। ईस्टन के मांगों के न्यूनीकरण को आमंड के हित समूहीकरण के समान माना जा सकता है। इसमें अनेकों मांगों को एक सामान्य मांग में रूपांतरित करके उसको एक सामान्य निर्णय के माध्यम से समाधान कर दिया जाता है। यह रूपांतरण प्रक्रिया का दूसरा चरण है। तीसरा, राजनीतिक संचरण हर प्रकार की राजनीतिक अंतःक्रियाओं में होता है। वैसे किसी भी प्रकार की मानव प्रक्रिया संचार के बिना संभव नहीं होती। राजनीतिक व्यवस्था की रूपांतरण प्रक्रिया में संचार प्रकारों का विशेष स्थान होता है। राजनीतिक रूपांतरण प्रक्रिया को संचार संबंधी 3 तथ्य प्रभावी ढंग से निरूपित करते हैं। पहला, संचार की संरचना की उपस्थिति या उनका अभाव। दूसरा, सूचना या जानकारी की मात्रा जो संचार की संरचनाओं में से गुजरती है या उनके द्वारा दी जाती है। तथा तीसरा, संचार की संरचनाओं की स्वतंत्रता या इसका अभाव। दूसरी रूपांतरण प्रक्रिया सरकारी स्तर पर होती है, जिनमें 3 प्रमुख हैं: नियम निर्माण, नियम प्रयुक्ति और नियम अधिनिर्णय। सरकारी स्तर के रूपांतरण वैधता की परिधि में निष्पादित होते हैं। इनमें औपचारिकता तथा विधिकता बहुत अधिक
होती है। इनमें भी राजनीतिक रूपांतरण प्रक्रिया की तरह क्रम या एक निश्चित प्रतिमान प्रक्रिया की प्रधानता होती है। नियम निर्माण के बाद ही नियम प्रयुक्ति और नियम अधिनिर्णय की स्थिति आती है। आमंड यह मानते हैं कि जटिल व्यवस्थाओं में शासकीय रूपांतरण में परंपरागत सरकारी कार्यों की औचित्यता नहीं रह गई है। शक्ति पृथक्करण में परंपरागत सरकारी कार्य अब उतने व्यावहारिक नहीं रह गए हैं और अब व्यवस्थापन, कार्यपालन और न्यायपालन के कार्य सुनिश्चित संरचनात्मक व्यवस्थाओं के द्वारा निष्पादित नहीं होते हैं। यही कारण है कि आमंड ने सरकार के तीन परंपरागत कार्यों को संरचनात्मक दृष्टि से नहीं परंतु प्रक्रियात्मक दृष्टि से देखने का प्रयास किया है। इसलिए वह परंपरागत सरकारी कार्यों को नए नाम देता है जो नया अर्थ रखते हैं तथा विभिन्न प्रकार की संरचनाओं द्वारा निष्पादित होते हैं। उसने व्यवस्थापन कार्य के स्थान पर नियम निर्माण का कार्य माना है, कार्यपाल का कार्य के स्थान पर नियम प्रयुक्ति का कार्य माना है और न्यायपाल का कार्य के स्थान पर नियम अधिनिर्णय का कार्य माना है। राजनीतिक व्यवस्था के आमंड पावेल द्वारा बताए गए इस मॉडल का तीसरा संघटक है राजनीतिक व्यवस्था के निर्गत। राजनीतिक व्यवस्था के निर्गत यहाँ आमंड पावेल ने ईस्टन से के इनपुट आउटपुट मॉडल की अपेक्षा अधिक व्यापक रूप में इस पर चर्चा की है। आमंड पावेल ने ईस्टन की से भिन्न 4 प्रकार के निर्गतों के बारे में चर्चा की है। पहला, उगाने या लेने वाले निर्गत, जिनमें कि कर वसूली, व्यक्तिगत सेवाएं और सहयोग तथा योगदान आता है। दूसरा, नियंत्रक निर्गत, जिसमें मानव व्यवहार को नियमित और नियंत्रित करना सम्मिलित रहता है। तीसरा, वितरक निर्गत, जिसमें कि वस्तुओं, सेवाओं, लाभों, अवसरों, सम्मानों इत्यादि का आवंटन सम्मिलित है। चौथा, प्रतीकात्मक निर्गत, जिनमें मूल्यों की पुष्टि तथा राजनीतिक प्रतीकों का प्रदर्शन, नीतियों और उद्देश्यों की घोषणा संबंधित होती है। इस प्रकार आमंड पावेल के द्वारा दी गई राजनीतिक व्यवस्था की संरचनात्मक प्रकारात्मक व्याख्या के उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि ईस्टन का ही मॉडल अपनाते हुए उन्होंने राजनीतिक व्यवस्था की व्याख्या, राजनीतिक व्यवस्था के निवेश, इसकी रूपांतरण प्रक्रिया और निर्गतों पर उससे भिन्न और अधिक व्यापक दृष्टिकोण को अपनाया है।